सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आईएमए में पासिंग आउट परेड, देश को मिले 333 नए अवसर। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,08,993। अब तक 8,884 लोगों की हो चुकी है मौत। रक्षा विवाद के बीच नेपाल भारत सीमा पर गोलीबारी को लेकर गृह मंत्रालय गंभीर, एक की मौत, 2 जख्मी। कोरोना से जंग के बीच चांद पर जाने की तैयारी, जापान के मिशन मून का सपना साकार करने में जुटा भारत। कश्मीर में आतंकियों पर डबल अटैक, पुलवामा और कुलगाम में मुठभेड़, 2 दहशतगर्द ढेर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनादेश एक्सप्रेस लाइव में और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया भट्ट। और चलिए शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबरों में बात करेंगे दिल्ली की खबर का, जहां पर लगातार कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार बढ़ रहे संक्रमण की वजह से मौत का जो आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। निगम बोध घाट में सालों से अंतिम संस्कार करा रहे आचार्यों का भी कहना है कि कोरोना काल में उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें, पिछले 15 दिनों से रोजाना 40 से 50 शवों का अंतिम संस्कार निगम बोध के आचार्य और उनकी टीम करा रही है। हालात ये हैं कि वो भी अब थक चुके हैं। लगातार बढ़ रही लाशों को देखकर वे भी परेशान हो गए हैं। उनका कहना है कि जब कोरोना से मरने वालों की डेड बॉडी ज्यादा आने लगी तो सरकार ने 4 और शमशान घाटों को तैयार करना शुरू कर दिया है। तो लगातार दिल्ली में जो संक्रमण के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। आर्थिक कारणों के चलते मध्य प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा कर दिया है। सरकार ने राज्य में 1 लीटर तेल पर 1 रुपए का कोरोना टैक्स लगाने का फैसला किया है। इस वृद्धि के बाद 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 82 रुपए 64 पैसे और डीजल की कीमत 73 रुपए 14 पैसे हो गई है। नए दाम 13 जून 2020 से लागू कर दिए गए हैं। दरअसल कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के कारण राज्य सरकारें राजस्व की कमी से जूझ रही है, जिसकी वजह से पहले कई राज्यों में वैट बढ़ाया गया है। देहरादून में शनिवार को इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने परेड की सलामी ली। इस मौके पर सेना प्रमुख ने लद्दाख में जारी सीमा विवाद पर कहा कि चीन से बातचीत जारी है, दोनों देश इस मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझा लेंगे। नेपाल के मुद्दे पर आर्मी चीफ ने कहा कि नेपाल से हमारे संबंध मजबूत हैं। वहीं इससे इतर भारत नेपाल सीमा पर चल रही तनातनी के बीच सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले एसएसबी के डीजी कुमार राजेश चंद्र ने बताया कि ये घटना नेपाल की सीमा में हुई है। स्थानीय विवाद इसकी वजह बताई जा रही है। किसी बड़े मामले से इसका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बताया कि सुबह 8:40 के करीब सोनवर्षा निवासी लागन यादव नेपाल की तरफ गए थे। कुछ लोगों के साथ वो बात कर रहे थे। नेपाल पुलिस का कहना है कि इसी बीच गश्त कर रहे हमारे 3 सुरक्षाकर्मी वहां पहुंचे। सुरक्षाकर्मियों ने कहा कि नेपाल में 14 जून तक लॉकडाउन है, जिस पर तू मैं शुरू हो गई। वहीं नेपाल पुलिस का कहना है कि भीड़ बढ़ने और हालात खराब होता देखकर सुरक्षाकर्मियों ने चेतावनी के तौर पर हवा में 10 राउंड के करीब फायरिंग भी की, पर स्थिति नहीं संभली। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से विकेश यादव, उमेश राम और उदय ठाकुर जख्मी हो गए। इसमें विकेश की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य का इलाज चल रहा है। लागन यादव नेपाल पुलिस की हिरासत में है। एसएसबी ने जिला प्रशासन को इसकी सूचना दे दी है। At around 8:40 in the morning, there was a local incident. The incident was something like this. There is one person, one villager named Lagan Yadav of the age of about 45 years who belongs to Janki Nagar village of Sonvarsha police station of Sitamarhi district of Bihar. His family members, his one of the daughter-in-law is from Nepal. She's a Nepal citizen. So you are very well aware that people get married from this side to that side. So the ties are quite strong. So she had come, and probably some of the female members of Lagan Yadav family, they were also having some chat.
Nepal APF, as it is alleged, and it is said by Nepal APF people, that they objected to this, saying that the lockdown in Nepal continues up to 14th of June, so they wanted him to go away. This led to some altercation, avoidable altercation, I will say, because this was completely local issue that generated from an instant altercation. So this led to some people coming from Sonvarsa village, and they started arguing. Then Lagan Yadav was apprehended. It is being alleged by Nepal APF that all the villagers became aggressive, and they had to open fire, 15 rounds of fire. 10 rounds were fired in the air, and the villagers are saying that they got aggressive. Nepal APF got aggressive, they fired. So this is a version and counter version. That is subject matter of investigation in this local issue. But in the ensuing altercation that happened, that resulted in this firing, ultimately led to bullet injury to 3 persons. SSB Battalion, 51st Battalion Commandant has already spoken with SP Sarlahi, and he had apprised SP Sitamarhi, DM Sitamarhi about this incident. They are seized of the matter. They have also intervening. So SP Sarlahi, he is in touch with SP Sitamarhi. They will be instituting a case, or whatever the versions are there, both the sides will be instituting the case, and it's all a matter of investigation. But I like to reiterate that this is a completely local issue that has emerged from a local altercation that was not brewing for long, that just instantly emerged. We have submitted a report, this factual report that has been formed on the basis of preliminary findings has been submitted to MHA. And I'd also like to clarify that our nearest BOP is about 1.5 kilometers from there. So they are keeping an eye on the matter. Our senior officers have gotten in touch with Nepal APF senior officers. They are keeping a track of the incident. So I can assure you nothing untoward will happen. 10 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश सरकार ने 1000 रुपए की धनराशि भेज दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के तहत 10,38,166 लाभार्थियों को पैसा भेजा। इस योजना के तहत कुल 104 करोड़ 82 लाख रुपए आज ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। कार्यक्रम के दौरान श्रम और सेवा योजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और राजस्व और बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री विजय कश्यप मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई मजदूरों से बातचीत भी की। सीएम ने उन्हें आश्वस्त किया कि क्वारंटीन पूरा करने के बाद उन्हें कार्य भी दिया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक 35 लाख कामगारों और श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने और सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम किया गया है। लॉकडाउन शुरू होते ही रोज 12 से 15 लाख लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है और चलिए अब रुक करेंगे अन्य खबरों का। एक तरफ कोरोना संकट चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जोधपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर ये है कि प्रदेश के जोधपुर जिले के सोलिया गांव के तालाब में सैकड़ों की संख्या में मरी हुई मछलियों के मरने की खबर सामने आई है। इस खबर के सामने आने के बाद गाँव वालों के बीच माहौल काफी खौफजदा है। वहीं जिला प्रशासन के लिए ये एक बड़ी चिंता का कारण भी बन गया है। सोलिया गांव के तहसीलदार ने बताया कि कम बारिश होने के कारण यहां पानी का लेवल लगातार कम हो रहा है, लिहाजा यही कारण है कि मछलियों की मौत हुई है। इस बारे में सूचना मिलते ही प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा 300 रुपए के योगदान के साथ यहां वाटर टैंकर की व्यवस्था कर दी गई है। तहसीलदार ने बताया कि मछलियों के मरने और इसके कारण खंगाले जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वाटर टैंकर की व्यवस्था के साथ तालाब के पानी को बदलने की कोशिश भी की जा रही है ताकि जीवित मछलियों को बचाया जा सके। और चलिए खबरों में आगे रुक करेंगे उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की खबर का, जहां टिड्डियों के दल ने हमला कर दिया है। जी हां, लाखों की संख्या में टिड्डी दल ने खेतों पर धावा बोला, जिससे किसानों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची केंद्रीय टिड्डी दल की टीम ने रासायनिक पदार्थों का छिड़काव किया, जिससे बड़ी संख्या में टिड्डियां मारी गई हैं। मौके पर मौजूद जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि पूरब से पश्चिम की तरफ हवा चलने की वजह से टिड्डी दल बिसंडा और बांदा की ओर जा सकती है। अचानक क्षेत्र में टिड्डी दल के आक्रमण करने से आसपास के क्षेत्रीय किसानों में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही फसल को लेकर किसानों में अब भय भी व्याप्त। चलिए खबरों में आगे रुक करेंगे जलंधर की खबर का, जहां सुबह से ही बस टर्मिनल बंद है। जी हाँ,
महानगर के शहीद आजम भगत सिंह इंटरस्टेट बस टर्मिनल से शनिवार सुबह से ही बस ऑपरेशन बंद पड़ा है। वजह यह है कि बस स्टैंड पर ई पास धारक कोई भी यात्री नहीं पहुंचा। इस कारण किसी भी स्टेशन के लिए बस रवाना नहीं की जा सकी। बताते चले कि शुक्रवार को पंजाब सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसके तहत शनिवार और रविवार को केवल ई पास धारकों को अन्य जिलों में बस से यात्रा की अनुमति दी गई थी। इसके बाद शनिवार को बस स्टैंड पर कोई यात्री ई पास लेकर नहीं पहुंचा और बसों का संचालन बंद करना पड़ा। देहरादून के क्वारंटीन सेंटर में युवक की आत्महत्या मामले में अब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नोडल अधिकारी और डॉक्टर को निलंबित करने के आदेश दे दिए हैं। मामले में लापरवाही बरतने के चलते सीएम ने नोडल अधिकारी और डॉक्टर को निलंबित करने का निर्णय लिया है। बता दें कि रायपुर के बालावाला क्षेत्र में बने क्वारंटीन सेंटर में एक दिन पहले युवक ने आत्महत्या की थी। इस मामले में विपक्ष द्वारा लगातार सरकार को घेरने की कोशिश भी की जा रही थी। साथ ही विपक्ष द्वारा सरकार से जवाबदेही करते हुए मामले में कार्रवाई करने की मांग भी की जा रही थी, जिस पर अब सीएम ने कार्रवाई कर दी है। विपक्ष तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनसे परेशान होकर के वो सरकार को परेशानी में डालना चाहता है, लेकिन हम उनकी योजना को सफल नहीं होने देंगे। सरकार प्रत्येक नागरिक के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी है उसको बहुत अच्छी तरह समझती है और हम उसको बखूबी निभाएंगे। चलिए खबरों में आगे रुक करेंगे कानपुर की खबर का, जहां जमीनी विवाद के चलते पड़ोसियों ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची चौकी इंचार्ज और सिपाही अमित कुमार पुलिस टीम के साथ वहां पहुंचे और घटना का जायजा लिया। मामला चकेरी थाना क्षेत्र के अहिरवा पुलिस चौकी के पास का है, जहां संजीव नगर में रहने वाले लाल सिंह यादव उर्फ लल्लू यादव के ऊपर उन्हीं के पड़ोसियों ने धारदार हथियार से उनकी गर्दन पर हमला कर दिया। हमले में लहूलुहान हुए लाल सिंह यादव की गर्दन पर गहरी चोटें आई हैं और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार ये हमला जमीनी विवाद के चलते किया गया। हालांकि पुलिस टीम में मामले का संज्ञान लेते हुए मोहल्ले के सभी लोगों को न्याय का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। चलिए खबरों में आगे रुक करेंगे डोईवाला की खबर का, जहां माहवारी स्वच्छता अभियान पर जानकारी दी गई। जी हां, नवज्योति जन कल्याण समिति द्वारा रेनापुर ग्राम सभा के अंतर्गत ग्राम घमनपुर में 11 वर्ष की आयु से ऊपर की 80 बालिकाओं को संस्था की वॉलंटियर्स जसलीन सेठी द्वारा माहवारी स्वच्छता विषय पर जानकारी दी गई। संस्था द्वारा सभी बालिकाओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्वास्थ्य किट वितरण की गई, जिसमें सैनिटरी पैड, मास्क और साबुन आदि के पैकेट थे। इस अवसर पर संस्था के वॉलंटियर्स जसलीन सेठी ने बताया कि भारत के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में इस विषय पर बात करने में लोगों को शर्म महसूस होती है। उन्होंने कहा कि महामारी की सही जानकारी न होने के कारण कई बालिकाओं को स्कूल भी छोड़ना पड़ता है। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष सुशीला खत्री, क्षेत्र पंचायत सदस्य मानसी खत्री समेत कई कार्यकर्त्री भी उपस्थित रहे। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनादेश एक्सप्रेस लाइव। नमस्कार।